नमस्कार दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नो चेंजर, प्रो चेंजर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 15 प्रश्नों को। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में, तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाएं। वहां पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जिन्हें कि आप देख सकते हैं। तो ये पूरा जो मॉड्यूल है इसे हमने टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट करके ही बनाया हुआ है ताकि आपको जो है सभी टॉपिक्स की क्लियरिटी रहे और रिवीजन भी आपका बहुत प्रॉपर ढंग से हो। इसलिए सभी लेक्चर्स को अगर आप एक क्रम से देखेंगे तो ये आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। मेरे साथ ही प्रश्नों को पढ़ते हुए, इसको हल करते हुए, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप भी आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन और भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। नीचे कोट दिया गया है। तो भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना का सबसे पहला कारण तो यही था कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, तो अब जन आंदोलन का विकल्प ही नहीं रह गया था। दूसरा, काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, तो यही जो प्रो चेंजर्स थे, जो परिवर्तनवादी थे, उन्होंने यही तर्क तो दिया कि जब जन आंदोलन की स्थिति नहीं है देश में तो काउंसिलों में हमें प्रवेश करना चाहिए, विधान परिषदों में हमें प्रवेश करना चाहिए और उन्हें काम न करने देकर के 1919 के भारत सरकार अधिनियम की जो खामियां हैं उसे हमें उजागर करना चाहिए, हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। तो ये भी ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, तो इस तरह का कोई विषय नहीं था और भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। हालांकि ये इसके साथ तो इंक्लूड था ही, लेकिन ये कोई उद्देश्य था नहीं। तो ये 3 और 4 नहीं है, 1 और 2 इसका उत्तर है। तो बी इसका हमारा उत्तर है, 1 और 2। तो पहले का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अब देखिए एक बार जो है बहुत जल्दी में हम समझना चाहेंगे नो चेंजर, प्रो चेंजर और स्वराज पार्टी के स्थापना की पृष्ठभूमि को। देखिए 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन जल्द ही एक ऐसी छतरी बन गया कि जिस छतरी के नीचे विभिन्न विचारधाराएं, जो परस्पर विरोधी विचारधाराएं भी थी, वो एक ही छतरी के नीचे आ गई और एक साथ काम करने लगी। ये गांधी जी का ही तेज था कि परस्पर विरोधी विचारधाराएं भी एक ही छतरी के नीचे आ गई, असहयोग आंदोलन नामक छतरी के नीचे आ गई। क्रांतिकारियों ने भी बहुत असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जैसे ही गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया गया, यानी जैसे ही ये असहयोग आंदोलन की छतरी हटी, वैसे ही कई परस्पर विरोधी विचारधाराएं अब सामने दिखने लगी, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान दिख नहीं रही थी। तो कांग्रेस के अंदर ही हमें 2 परस्पर विरोधी विचारधाराओं के 2 गुट देखे जिनकी राय आपस में विभाजित थी। जो पहला गुट था उसे कहा गया यथास्थितिवादी, या कई जगह यह कहा गया परिवर्तन विरोधी, या इंग्लिश में कहा गया नो चेंजर। इस गुट का यह कहना था कि हमें अपनी पूर्ववर्ती नीति पर ही चलना चाहिए, यानी हमें विधान परिषदों का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी संसदीय राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि जिस ब्रिटिश व्यवस्था का हम विरोध कर रहे हैं उसी ब्रिटिशों द्वारा आयोजित कराए जा रहे चुनाव में हमें भाग नहीं लेना चाहिए। और 1920 में, यानी जिस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस वर्ष जो विधान परिषदों के चुनाव हुए उसका कांग्रेस ने विरोध किया भी था।
तो जो परिवर्तन विरोधियों का गुट था उसका कहना था कि हमारी जो पूर्ववर्ती रणनीति है उसी पर ही हमें काम करना चाहिए, हमें विधान परिषदों के चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए और हमें गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों को करना चाहिए और लोगों को यानी भारतीय जनता को अगले बड़े आंदोलन जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चलेगा भविष्य में, उसके लिए तैयार करना चाहिए। तो रचनात्मक कार्यों में क्या था? खादी को बढ़ावा देना चाहिए, अस्पृश्यता निवारण के लिए काम करना चाहिए, शराब का विरोध करना चाहिए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना चाहिए, स्वदेशी का प्रचार करना चाहिए और लोगों को अगले बड़े आंदोलन के लिए तैयार करना चाहिए। तो परिवर्तन जो विरोधी थे, जिन्हें मैं यथास्थितिवादी कह रहा हूं, जिन्हें इंग्लिश में नो चेंजर कहा गया, उनके प्रमुख नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और M.A. अंसारी। ये गांधी जी के समर्थक थे और इन्होंने कहा कि हमें रचनात्मक कार्य करना चाहिए, हमें विधान परिषदों का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन जो दूसरा गुट था जिसे प्रो चेंजर कहा गया, यानी जिसे परिवर्तनवादी कहा गया, उस प्रो चेंजर के गुट ने यह अपना तर्क दिया कि जब हमारे पास जन आंदोलन का विकल्प नहीं है तो हमें चुपचाप हाथ पे हाथ रख करके बैठना नहीं चाहिए और हमें विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहिए और विधान परिषदों को ही एक संघर्ष का हमें मंच बनाना चाहिए। तो इस गुट ने कहा कि नहीं, देखो सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है, पावर करप्ट और एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, तो इसलिए हमें जो है संसदीय राजनीति में नहीं भाग लेना। लेकिन परिवर्तनवादियों का यह कहना था कि नहीं, हमें विधान परिषदों का प्रयोग राजनीतिक संघर्ष के लिए करना है। और इस जो दूसरा गुट था जिसे परिवर्तनवादी कहा गया, इस गुट के प्रमुख नेता थे देश बंधु चित्तरंजन दास, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। तो गया के अधिवेशन में यह बहुत जो है बड़ा विषय बन करके आया 1922 में और क्रमशः अध्यक्ष पद से, और जो है यहां पर आप देखिए पूरा जो है ये टाइमलाइन, इसी तरीके से हम लोग अपनी क्लास में चीजों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। अभी तो ये कांग्रेस के अंदर की हमने बात की, अगर बाहर आप देखेंगे तो समाजवादी, साम्यवादी, मजदूर संगठन और फिर आक्रामक क्रांतिकारी, जिन्होंने कहा कि क्रांति ही सर्वोत्तम मार्ग है, ये गांधी जी के मार्ग में कोई दम नहीं है। ठीक है, तो यहां देखिए ऐसे पूरा फ्लो चार्ट बना करके, तो गांधी जी गिरफ्तार हो गए। कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ दिसंबर 1922 में। अध्यक्ष थे, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे C.R. दास और महामंत्री थे M.L. नेहरू। तो कांग्रेस की राय परिवर्तन विरोधी तथा परिवर्तनवादी में विभाजित हो गई यहां पे, और कांग्रेस से C.R. दास तथा M.L. नेहरू ने इस्तीफा दे दिया और इन लोगों ने फाइनली जो है जनवरी 1923 में कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में स्वराज पार्टी का गठन किया और इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे C.R. दास और महामंत्री थे M.L. नेहरू। तो ये पूरी स्वराज पार्टी की पृष्ठभूमि रही। ठीक है, तो अब जो है इसमें एक बात और बता के अगला प्रश्न मैं लूं। गांधी जी, जैसा कि मैंने बताया, विधान परिषदों के जो है में प्रवेश के विरोधी थे, लेकिन अंततः जब उन्होंने देख लिया तो 1907 में जो कांग्रेस का एक विभाजन हुआ था वैसा विभाजन न हो, तो कांग्रेस के एक अभिन्न हिस्से के ही रूप में खिलाफत, असहयोग, स्वराज पार्टी, इस तरीके से जो है स्वराज पार्टी की स्थापना जो है C.R. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। ठीक है, अब आइए, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो C.R. दास ने दिया था, मोतीलाल नेहरू ने दिया था, विट्ठल भाई पटेल ने दिया था और फिरोज शाह मेहता ने दिया था। तो निश्चित रूप से C.R. दास ने दिया था, गया के अधिवेशन में 1922 में दिया था। मोतीलाल नेहरू महामंत्री थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन यह प्रश्न है अध्यक्ष के पद से जुड़ा हुआ। अगला, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। तो स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। अगला, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, किसने स्थापित किया था? बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्रपाल तथा लाला लाजपत राय ने, C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने, सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने। कितने बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, जबकि हम लोग सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस छोड़ देते हैं उसके बाद भी। तो C.R. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना जो है की थी 1923 में। अगला, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था?
तो श्रीनिवास आयंकर, चितरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी। तो अभी हमने क्या देखा था, सभी नेताओं के नाम देखे थे, तो सी राजगोपालाचारी उस लिस्ट में नहीं दिखे थे, क्योंकि सी राजगोपालाचारी क्या थे, एक प्रमुख नेता थे यथास्थितिवादियों का, यानी परिवर्तन विरोधियों के ये नेता थे, यानी नो चेंजर्स के एक प्रोमिनेंट ये लीडर थे, तो ये नाम नहीं है। विट्ठल भाई पटेल तो 1925 में केंद्रीय विधान परिषद के ये जो है अध्यक्ष हुए, और ये स्वराज्यों की बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है विट्ठल भाई पटेल का जो है केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनना। इसके अलावा जो है श्रीनिवास आयंकर मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी के संस्थापक रहे। अगला, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? अगला, मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर, राजेंद्र प्रसाद। तो अगर आपने चार्ट को देखा होगा तो आप देख रहे हैं कि सभी प्रश्न एक ही चार्ट में हम लोगों के समा गए। तो राजेंद्र प्रसाद इसका उत्तर है, क्योंकि ये भी परिवर्तन विरोधी थे। अगला, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? अब ये बिहार का स्थानीय प्रश्न है, BPSC 2019 में पूछा गया है। श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र और सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का गठन किया। अगला, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो कालक्रम क्या है? लखनऊ समझौता, स्वराज दल की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो लखनऊ समझौता तो हुआ 1916 में, तो ये सबसे पहले होगा। इसके बाद हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। इसके बाद हुआ बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में, और उसके बाद यानी सबसे अंत में हुआ स्वराज दल की स्थापना। तो लखनऊ समझौता सबसे पहले होगा। तो यहां पे देखें तो ए में, सी में, डी में हर जगह एक पहले पे है। दूसरे नंबर पे आ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो यानी एक के बाद 3 आना चाहिए। तो एक के बाद 3 जो है सी में आ रहा है। इसके बाद जो है आना चाहिए बाल गंगाधर की मृत्यु यानी 4, और ये जो है 2 स्वराज दल की स्थापना सबसे बाद में होनी चाहिए। तो 8 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? M.A. जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। ABCD। तो इसका उत्तर है M.A. जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज पार्टी का समर्थन किया था केंद्रीय विधानसभा में। तो केंद्रीय विधान परिषद के चुनावों में स्वराज पार्टी ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया था, और प्रांतों में भी स्वराज पार्टी का बहुत शानदार प्रदर्शन था। और स्वराज पार्टी ने कई निर्दलियों को लेकर के और कई छोटे छोटे गुट थे जिसमें कि मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, इन सभी लोगों का समर्थन प्राप्त किया था और सरकार को विधान परिषदों में बहुत परेशान किया था स्वराज पार्टी ने। ठीक है, तो M.A. जिन्ना इसका उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए वहां चार्ट पे देश बंधु ही इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो चंद्रशेखर, चितरंजन दास, A.U. ह्यूम, एनी बेसेंट। तो चितरंजन दास, देश बंधु चितरंजन दास, फ्रेंड ऑफ नेशन चितरंजन दास। तो इन्हें देश बंधु कहा गया, फ्रेंड ऑफ नेशन कहा गया। बहुत बड़े नेता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? CR दास ने, C राजगोपालाचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपीनाथ साहा ने। तो निश्चित रूप से CR दास इसका हमारा उत्तर है। तो स्वराज आम जनता के लिए नहीं होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। अगला, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन कर लिया? स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो ABCD में से उत्तर है इंडियन लिबरल फेडरेशन। देखिए जो 1919 का अधिनियम आया था, उस 1919 के अधिनियम का कई कांग्रेस के नरमपंथियों ने समर्थन किया था, और
गांधी जी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन की पूरी रणनीति बनी उससे भी वो प्रसन्न नहीं थे। तो इसी दौरान यानी 1919 और 1920 के दौरान कई नरमपंथियों ने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी दल यानी नरमपंथियों ने इस पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था इंडियन लिबरल फेडरेशन। ठीक है, भारतीय उदारवादी दल। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू। अब ये देखिए थोड़ा सा जो है कम प्रसिद्ध ये प्रश्न है। ठीक है, और इसका जो है स्वराज पार्टी वाले लेक्चर में इसका बहुत उपयोग भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इस तरह के प्रश्न जो है कम दिखेंगे। लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू। तो इसका उत्तर है मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है, 2 और 4। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? सर हरि सिंह गौर, विट्ठल भाई जे पटेल, वल्लभ भाई जे पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन। ए बी सी डी में से हमारा उत्तर है विट्ठल भाई जे पटेल। ये स्वराजियों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि उन्होंने विट्ठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष यानी स्पीकर बना दिया। तो बी इसका उत्तर है 14 का। और हमारा अंतिम प्रश्न, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल। तो इसका निश्चित रूप से उत्तर है डी, विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 15 प्रश्न समाप्त हुए। चूंकि मैं जानता हूं कि ये इतने प्रश्न जो है पर्याप्त नहीं है, लेकिन चूंकि इस टॉपिक से कुल इतने प्रश्न ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और बहुत सारे प्रश्न थे जो रिपीटेटिव थे, तो उसका कोई लाभ नहीं होना है, इसलिए हमने उसे हटा दिया था। हमने प्रयास किया कि इसे किसी और टॉपिक के साथ जोड़े, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं हुई, इसलिए इतने ही प्रश्नों को हमने देखा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।